हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी का एक और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और आपको भी इस क्वेश्चन पेपर को साथ में सॉल्व करते चलना है और लास्ट में कमेंट करके ये जरूर बताना है बच्चों कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने नंबर तक आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर दिया तो भैया हम 100% इस बात की गारंटी लेते हैं कि आप हिंदी के पेपर में 90 प्लस फोड़ कर आओगे। चलिए शुरू करते हैं रसगुल्लों। आपका ये हिंदी का एक और क्वेश्चन पेपर है। तो भैया हूबहू आपका सेम पैटर्न आपका इस तरह से ही रहने वाला है पेपर का। बस अंतर इतना है कि भैया आपका ये जो ब्लैक हमने रखा है बोर्ड के हिसाब से, वहां पर क्वेश्चन पेपर आपका पीला होगा। भैया पीला क्वेश्चन पेपर होगा और जो टेक्स्ट होंगे उसमें जो भी अक्षर लिखे होंगे वो आपके क्या है, काले से होंगे। ठीक है। तो भैया इसी का उल्टा देखिए बच्चों, आपका यहां पर दिया रहेगा कि भैया आपको पेपर में ही सेम पैटर्न रहता है कि आपको यहां पर अपना अनुक्रमांक रोल नंबर फिल करना होगा। ठीक है ना, अनुक्रमांक यहां फिल करना है। उसके बाद नाम, ठीक है, नाम यहां लिख देना है। फिर उसके बाद ये जो आपको दिए भाई दिए रहते हैं ये सब क्या होते हैं, तो ये पेपर का जो सेट नंबर होता है ये आपको अपनी कॉपी में भरना होता है। जो आपको कॉपी दी जाएगी बोर्ड एग्जाम में उसमें भरना होता है। इसी से तो पता चलता है कि भाई आपके सेंटर पर ये सेट नंबर पहुंचा था, इसलिए ये सब चीजें जरूरी होती हैं। ठीक है भाई, 2025 का एक न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। और भैया गलती से यहां पर बच्चों 70 लिखा है, जबकि पेपर आपका 100 नंबर का रहने वाला है। ठीक है ना, 70 नहीं बल्कि 100 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, 100 नंबर का होता है। ये भाई पेपर बनाने वाले ने थोड़ा गलती कर दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री को समझ लिया। तो देखिए भैया आपका बाकी इंस्ट्रक्शन सेम रहेगा कि 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाएंगे प्रश्न पत्र को, बाकी उसके बाद आप पेपर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपका जो पेपर होगा खंड 2 खंडों में डिवाइड होगा, खंड का और खंड खा होगा। ठीक है, चलिए खंड का की शुरुआत कर देते हैं। आपके भाई ये पहले खंड की शुरुआत हो जाती है खंड का, यहां पर साइड में लिख दिया गया है। तो खंड का आपका जो होगा पूरा आपके टेक्स्ट बुक से होगा, पूरा का पूरा किताब से होगा। हालांकि खंड बा में भी आपके क्वेश्चन किताब से है, लेकिन ज्यादातर व्याकरण वाले होते हैं खंड खा में। तो खंड का जो होगा ये 50 नंबर का पूरा होगा बच्चों। भाई शुरू के जो प्रश्न होंगे आपके 5-5 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न गद्य साहित्य काव्य साहित्य से मिला करके। ठीक, चलिए भैया पहला क्वेश्चन है, पहले का है मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। आपके सामने विकल्प है बच्चों, कहानी, आत्मकथा, डायरी या फिर जीवनी। तो मेरी असफलताएं ये एक आत्मकथा है। किस विधा की रचना है बबुआ, तो आत्मकथा। अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता मेरी असफलताएं किसकी रचना है, तो भैया ये किसकी आत्मकथा है, बाबू गुलाब राय की। ठीक है, इसकी तो बाबू गुलाब राय। ठीक, कहीं कहीं ये पूछता है भाई कि किसकी रचना है, तो बाबू गुलाब राय मेरी असफलताएं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि घुमक्कड़ शास्त्र, क्या कह रहा है भैया कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है। अब देखिए रचना ही ऐसी है कि घुमक्कड़ शास्त्र, तो इसके लेखक कौन है, राहुल सांकृत्यायन, प्रेमचंद्र, विद्यानिवास मिश्र या फिर नागार्जुन। तो बच्चों जो घुमक्कड़ शास्त्र है बबुआ ये राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। अगर क्वेश्चन ये कर लेता कि भाई घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा की रचना है, तो ये विधा कौन सी है, तो ये आपका एक यात्रा वृतांत है। क्या है भैया, यात्रा वृतांत। ठीक है, तो यात्रा वृतांत ये है आपका, याद रखना।
ठीक। तो यात्रा वृत्तांत नाम ही है घुमक्कड़ शास्त्र, तो भैया घुमक्कड़ से याद रख लेना कि यात्रा वृत्तांत है। ठीक, चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र कुमार द्वारा, मतलब जैनेन्द्र, भाई इनका पूरा नाम जैनेन्द्र कुमार ही, तो जैनेन्द्र द्वारा लिखित है। तो आपके विकल्प हैं इरावती या फिर ऋतु चक्र या फिर सुनीता या फिर निर्मला। तो भैया करबला, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि प्रेमचंद जी है, इरावती कंकाल तितली ये तो क्या है जयशंकर प्रसाद जी की है, ऋतु चक्र है नहीं, तो इनकी कौन सी भैया रचना है, तो ये है सुनीता। अगर विधा पूछ लेता भैया दिया है, तो किस विधा की रचना है, ये उपन्यास है। ठीक, उपन्यास। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बहुविकल्पी वाले पूछे जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राह्मण जो पत्र का संपादन किया था किसने किया था। ये ब्राह्मण क्या है, एक पत्रिका है, तो ब्राह्मण पत्रिका का संपादन कह रहा है किसने किया था। विकल्प आपका है भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर अगला है भैया प्रताप नारायण मिश्र, नेक्स्ट है प्रेमघन यानी चौधरी, जो मतलब बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और अगला है बालकृष्ण भट्ट। तो भैया ब्राह्मण पत्र के या ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ठीक है ना, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिंतामणि रचना के लेखक कौन है। ये भी बहुत प्रसिद्ध ही रचना है। ठीक, हर साल किसी न किसी पेपर में पूछ लेता है। चिंतामणि रचना के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। विकल्प आपके हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर कह रहा है रामचंद्र शुक्ल, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर भैया डॉक्टर नगेंद्र। तो आप लोग बताइएगा, इसको तो हम भैया 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में देख चुके हैं, और अब तक हम हिंदी के लगभग 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग बोलेंगे तो हम एक प्लेलिस्ट में उसको अपडेट कर देंगे। ठीक, तो भैया चिंतामणि ये किसकी रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। अगर पूछ लेता कि भैया इनकी कौन सी ये विधा है, तो ये एक निबंध है। इनका क्या है, चिंतामणि एक निबंध। कभी कभार विधा इसका पूछ लेता है। ठीक, किस विधा की रचना है, तो निबंध है। ठीक है, चलिए तो भैया इस तरह से आपका हिंदी गद्य साहित्य से 5 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। अब आपके भैया काव्य साहित्य से पूछे जाएंगे 5 बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं रसगुल्लों। पहला क्वेश्चन कह रहा है दूसरे का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है, तो इनमें कौन सी रचना है। कामायनी बिल्कुल नहीं है, जयशंकर प्रसाद जी की है। अगला वैदेही वनवास, या फिर कश्मीर सुषमा, या फिर प्रेम माधुरी। तो भैया वैदेही वनवास इनका प्रसिद्ध, ठीक, ये एक काव्य है। ठीक, तो ये इनकी रचना हो जाएगी, किसकी, हरिऔध जी। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरोज स्मृति कविता के रचनाकार कौन है। भैया कौन सी रचना है कि सरोज स्मृति। विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर जयशंकर प्रसाद जी, या फिर सुमित्रानंदन पंत जी, या फिर महादेवी वर्मा जी। तो भैया ये क्या है, निराला जी की रचना है सरोज स्मृति। ठीक है, किसकी रचना है, निराला जी की। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उपमान मैले हो गए हैं, किसकी काव्य पंक्ति है। उपमान मैले हो गए हैं, ये किसकी काव्य पंक्ति है। विकल्प है आपका त्रिलोचन शास्त्री जी की, नागार्जुन जी की, मुक्ति बोध जी की, या फिर अज्ञेय जी की। तो भैया ये अज्ञेय जी की काव्य पंक्ति है। ठीक है, किसकी, अज्ञेय जी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एकांत वासी योगी किसकी रचना है। एकांतवासी योगी
किसकी रचना है? विकल्प आपका मैथिली शरण गुप्त जी है, या श्रीधर पाठक जी है, या बाल मुकुंद गुप्त जी है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो भैया पहला और चौथा तो वैसे भी बिल्कुल नहीं है। अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि दूसरे और तीसरे में कौन सा होगा। तो ये है श्रीधर पाठक जी की रचना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भाई हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? और ये क्वेश्चन तो वैसे भी एक बार करवा चुके हैं कि हिंदी काव्य के किस कालखंड को कह रहा है, या किस काल को कह रहा है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है। ठीक, यानी हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह कहा गया है? तो भैया विकल्प आपका है प्रगतिवाद, या फिर छायावाद, या फिर प्रयोगवाद, या फिर नई कविता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छायावाद। ठीक है, छायावाद को भैया स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह कहा गया है। अब उसके बाद हम प्रवेश करते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन में, सॉरी मतलब 3 नंबर के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। ये क्वेश्चन अगर बात कर ले भैया तो यहाँ से प्रत्येक, भाई यहाँ पर ये दिया रहेगा, इस पे आधारित 5 क्वेश्चन देगा, प्रत्येक 2 नंबर का। इस तरह से टोटल 10 नंबर होने वाले हैं। 1 मिनट थोड़ा पानी पी लें भाई। चलिए भैया देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया गया है। अब जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो यही बोलेगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको दिए गए गद्यांश को भाई पढ़ लेना है और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। दिया है साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। ये आपको बहुत ठंडे दिमाग से केयरफुली पढ़ना है बच्चों, एकदम हड़बड़ाहट में नहीं। ठीक है, क्योंकि बार बार आप पेपर नहीं देने जा रहे हो, एक बार देने जाओगे तो सब कुछ एकदम बेटर होना चाहिए, याद रखना। ठीक, देखिए आगे कह रहा है कि आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। अब देखिए, ये तो आपका एक पद्यांश दिया, मतलब गद्यांश, वहां पर अथवा भी करके आएगा, नीचे भी बताते हैं। ठीक, तो आपको भैया ये अब पढ़ लिया आपने। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन पर नजर डालेंगे आप जरा। भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ कैसे लिखते हैं? लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के जिस भी चैप्टर से हो, ये किस चैप्टर से है? राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया, ऐसे लिखेंगे। राष्ट्र के मतलब राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो ये आपको संदर्भ में लिखना है। ठीक, मतलब ये पूरा आपका क्या है भैया? हाँ, संदर्भ में लिख देना है। तो पाठ आपका कौन सा है? तो भाई पाठ है आपका राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप है। अब उसके बाद हम बात कर लें तो लेखक कौन है? तो इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं। ठीक, तो भैया देखिए ये तो चैप्टर समझ गए ना। अब थोड़ा इसको नीचे हमें आना पड़ेगा। देखिए बोल क्या रहा है
कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। तो किस रूपों में प्रकट करते हैं? तो भैया अगर आप गौर से देखें बच्चों, तो यहां पर भाई किस किस रूप में है? तो साहित्य, ठीक है, साहित्य है, कला है, नृत्य है, ठीक, नृत्य है, गीत है, आमोद प्रमोद है, आमोद प्रमोद, ठीक है, यही लिखेंगे। तो यही लिखेंगे कि राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद आदि रूपों में प्रकट करते हैं। बस हो गया भैया, मिल गए 2 नंबर बच्चों आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो भैया रेखांकित अंश इसमें, ठीक, इसमें फिर से नहीं है, अब की बार हमको याद है कहाँ है। तो देखिए रेखांकित अंश यहां से है, जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। तो भैया इसको अपने शब्दों में बयां कर देना है, मतलब आप अपने तरीके से कुछ लिख देंगे। तो भैया यहां लिखेंगे, यही लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि जो व्यक्ति, देखिए सहृदय है, सहृदय का मतलब क्या है कि भैया मतलब जो व्यक्ति क्या है, देखिए सहृदय, हृदय के साथ अगर देखा जाए तो सभी हैं, लेकिन यहां सहृदय का मतलब यह है कि जो अंतर मन से क्या है अपने आप को स्पष्ट रखता है, ठीक, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। मतलब वो क्या है कि हमेशा आनंद की अनुभूति करता है, मतलब उसे हर एक काव्य में ठीक आनंद की अनुभूति होगी। वही चीज है कि आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उसमें क्या है मगन रहता है। तो आप इस तरह से अपने शब्दों में लिख देंगे, ठीक है, और कुछ दिक्कत नहीं होती है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आंतरिक आनंद की दृष्टि से किनमें एक सूत्रता है। तो भैया किनमें, देखिए कह रहा है कि, देखिए आगे यहां पर देखना पड़ेगा, कह रहा है कि यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। तो किसमें है भैया? तो बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण, संस्कृति के बाहरी जो लक्षण है इसी में क्या है, एक सूत्रता है। वही तो कह रहा, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से इनमें क्या है, एक सूत्रता है। ठीक, ये हो गया। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी भावना राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो भैया कौन सी भावना, ठीक, कौन सी भावना राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है? थोड़ा नीचे आइए, देखिए कह रहा है इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो मतलब देखिए किस प्रकार की, संस्कृति के आनंद पक्ष को जो स्वीकार करता है उससे आनंदित होता है। ठीक, तो यहाँ पे संस्कृति के पक्ष का मतलब का जो आनंद होता है वही क्या है, ठीक है, वही कह रहा है इस प्रकार की ही उदार भावना। तो मतलब जो संस्कृति के पक्ष में है उस प्रकार की ही उदार भावना की बात कर रहा है। तो यही उदार भावना क्या है, राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर। ठीक, तो इस तरीके से हो गया। अब अथवा में एक क्वेश्चन दिया है क्योंकि हमने बताया ना, मान लेते हैं पहला आपको थोड़ा टफ लगता है, चैप्टर का नाम नहीं याद है, लेखक का नाम नहीं याद है, आप अथवा वाला करिए। अथवा दिया है कि पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता। तो भैया यहाँ अशोक की बात आ गई, हो गया किस पाठ से है, अशोक के फूल। ज्यादातर बच्चों स्टार्टिंग के 2-3 भाई आपके पहले दूसरे तीसरे और पहला चैप्टर तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, मतलब हर एक क्वेश्चन पेपर में इस चैप्टर राष्ट्र के स्वरूप से तो एक फेंक ही देगा। तो ये आपका अशोक के फूल से है, आचार्य मतलब यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। ठीक है, तो इसको आप पढ़ेंगे, इससे संबंधित ये क्वेश्चन दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा ना वो क्या होगा, पद्यांश। इसमें भी 5 प्रश्न दिए रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, इस तरह से 10 बोलेगा। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब चलिए, जैसे इसको पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको दे देना है। चलिए देखिए, दिया है भैया
कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। किस पाठ से है? अगर आप देखें तो ये है पवन दूतिका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पहला ही चैप्टर है आपका, मतलब काव्य वाला। ठीक है, कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, राधिका जी अपने मतलब प्रियतम प्रभु श्री कृष्ण के लीलाओं का या उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए पवन से कह रही हैं, जब उनको भेजती हैं दूध बना के, कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, कि जो मेरे प्रियतम है अर्थात मेरे प्यारे दुलारे जो प्रभु श्री कृष्ण है, वो देखिए नौ जलद से, नवीन मेघ यानी बादलों जैसी उनकी शोभा है, और कंज से नेत्र वाले, और कमल जैसी उनकी आंखें हैं। ठीक, आगे कह रहा है जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मतलब जब से गए हैं यहां से ना तो वापस, यानी जब से मथुरा धाम गए हैं गोकुल धाम छोड़कर, तब से ना तो वापस आए और ना भेजा संदेशा, और ना अभी तक कोई संदेशा भेजा है ना, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां प्रभु श्री कृष्ण चले गए, ये राधिका जी कहती हैं। आगे है कि मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, कि हे पवन, मैं प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम विरह में रो रो करके पागल हो जा रही हूं, और जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन, तू मेरी बात मान, यहां से चली जा, और तू मेरी सारी ये दुख भरी जो कहानी है ना प्रभु श्री कृष्ण को सुना देना। तो बड़ा प्यारा सा है। अब भैया क्वेश्चन पर आते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ, इसमें भी वही संदर्भ। अब संदर्भ कैसे लिखते हैं, इसमें जगह है तो भैया यहां पर हम लिख ही देंगे, लिखेंगे ना कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के पवन दूतिका, आप कोष्टक में इस तरह मतलब कामा में बंद कर देंगे, पवन दूतिका से लिया गया है इसके मतलब इसके रचयिता या इसके कवि है, इस तरह से लिख देंगे, इसके कवि या इसके रचनाकार कौन है भैया? हरिऔध जी हैं। तो आप पूरा लिखेंगे, शॉर्ट नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है, वहां पर लिखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, पूरा नाम लिखना। अगला क्वेश्चन देख भैया, 2 नंबर मिल गए इसके, तो ये पहला वाला था। अब दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है? तो यहां पर किसने भैया, तो राधा या राधिका लिखेंगे, राधा ने, ठीक भाई, कह रहा है कि किसने, यही तो कह रहा है ना, कि कहां गया, पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है? तो राधा ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा है, श्री कृष्ण को संदेश भेजा है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो भैया इसमें तो रेखांकित अंश नहीं पता है, 1 मिनट देखना पड़ेगा जहां मैटर हमने भेजा है। हाँ, इसमें है पहली ही लाइन कि मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले। तो भैया यहां पर आप तीसरे वाले की व्याख्या कैसे करेंगे? तो यहां पर क्या बोल रहा है कि भाई हमने पूरा अर्थ डिटेल्स में समझाया कि मेरे प्यारे, यहां लिखेंगे कि राधा जी या राधिका पवन से कहती हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण जो हैं वो, उनकी शोभा नवीन मेघ यानी नवीन बादल की तरह है, और उनकी जो आंखें हैं वो कमल के समान है। बस हो गया, ये व्याख्या आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भैया, ये तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद्यांश में
श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो यहां पर किस प्रकार किया गया है सौंदर्य का वर्णन? ठीक है, तो वहां पे लिखेंगे कि सौंदर्य का वर्णन बादल व बादल व कमल से किया गया है। तो ऐसे लिखेंगे या आप लिखेंगे भाई पूरा लिख देंगे, जैसे व्याख्या में बताया कि भाई सौंदर्य का वर्णन मतलब उनके मतलब नवीन मेघ जैसे और कमल जैसे नेत्र की तरह, इस तरह से किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस तथा उसका स्थायी भाव लिखो। तो भैया कौन सा रस है? तो यहां पर अगर देखें तो कौन सा रस है? तो पांचवे में भाई कह रहा है रस और उसके बाद अस्थाई भाव। एक चीज ध्यान देना बच्चों, आपका इस चैप्टर में जितना कुछ भी है तो रस की बात कर ले, यहां पे कौन सा है? श्रृंगार। बट कौन सा श्रृंगार अगर पूछता तो वियोग श्रृंगार। तो यूं डायरेक्टली हम कह देंगे कि भाई श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस सबका भाई श्रृंगार में चाहे संयोग हो चाहे वियोग। अब इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। क्या होता है? रति। तो इस तरीके से भैया आप बड़े सिंपल तरीके से बच्चों इसका लिख दे भैया, तो पूरा डिटेल्स में समझ लेना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट का भी मौका दे रहे हैं क्योंकि बच्चों इंपॉर्टेंट है, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, आ भी सकता है, ठीक है। चलिए हो गया ना। चलिए भैया आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है अथवा में, ठीक है। यहां पर अथवा साइड में लिखा है एकदम किनारे। अब देखिए यहां पर भी एक है कि भाई चाहे आप वो वाला करते, आपको वो कठिन लगता था तो ये कर सकते थे कि मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद वसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जल के जलते पलकों में निर्झरणी मछली। ये क्या है, किस चैप्टर से है? तो हम बता दे रहे हैं भैया, ठीक। कौन सा पाठ है? तो पाठ का नाम है बच्चों गीत, गीत, ठीक है। तो यहां पर इनके कवि कौन है या फिर भाई कवित्री कौन है? तो हम यूं कह सकते हैं भैया कौन है, किसका? तो महादेवी वर्मा जी का, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा वाले में भैया सबसे ज्यादा यही वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला पद्यांश कि मैं नीर भरी दुख की बदली, अर्थात मैं तो क्या हूं? दुख भरी, मैं नीर भरी दुख की बदली, ठीक। और स्पंद में चिर निस्पंद वसा, क्रंदन में बाहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक जल से जलते और पलकों में निर्झरणी मछली, ठीक। तो इसको भी हमने पूरा सॉल्व करवाया है, एक मॉडल पेपर में ये भी करवा चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पर भाई सबसे जरूरी होता है जो आपका चैप्टर का नाम और उसके बाद इसके लेखक मतलब कवि कौन है या कवित्री कौन है, ठीक। चलिए अब उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन दिया गया है भैया। देखिए पहला वही शीर्षक और रचयिता का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो नैनों में दीपक से जलते में कौन सा? देखिए नैनों में दीपक से जलते, दीपक की तरह जल रहा है, दीपक से जलते, दीपक की तरह। अब के जैसे या की तरह कौन होता है? उपमा अलंकार होता है, ठीक। और यहां पे भाई कवित्री के निरंतर रुदन का क्या कारण है, ये आपको पढ़ के बता देना है। उपयुक्त पद्यांश में कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है? तो दुख भरी बदली बताया है भाई, ऊपर ही है, यहां देखिए नीर भरी दुख की बदली। तो दुख भाई नीर भरी दुख की बदली बताया है, तो आप भाई आसान होता है बच्चों, कोई मतलब इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो आपका प्रश्न संख्या 5 होगा वो आपका इसमें का और खा करके आएगा। का में बच्चों आपका मतलब आपके गद्य साहित्य से होगा, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए कृतियों का उल्लेख करना होगा। अधिकतम शब्द सीमा बोलेगा 80 शब्द में लिखना है। 5 नंबर का टॉपिक होगा, जैसे 3 टॉपिक दिए गए हैं, हरिशंकर परसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किसी एक टॉपिक पर आपको क्या है? निबंध लिखना होगा, सॉरी निबंध कह रहे हैं मतलब साहित्यिक परिचय व कृतियां।
अब उसके बाद आपका जो खा वाला होगा भैया, खा वाले में इनमें तो एकदम तैयार करके इनको साइड रख दो, इनका झंझट ये मत पालो। किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए भाई कृतियां कहेगा, 80 शब्दों में 5 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें भैया मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और अज्ञेयसी, तो किसी एक का लिख देना है। ठीक, अब उसके बाद जो छठा क्वेश्चन होगा, ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर वाला ही होगा। इसमें भी अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में बोलेगा। जैसे छा का भी दिया है, पंच लाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अथवा में दे दिया है कि बहादुर कहानी का कथा वस्तु का पूरा सार लिख देना है। ठीक, तो ये भी क्या है आपका 80 शब्दों में निपटाना होता है। चाहे कहानी का सारांश लिखिए, चाहे आप क्या लिखिए भैया, चाहे तो उद्देश्य लिखिए। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 होगा, 7वां क्वेश्चन ये स्वपठित खंड काव्य होगा। इसमें भी किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 80 शब्द सीमा होनी चाहिए। जैसे आपके भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे भाई, आप मान लेते हैं आपके यहाँ त्यागपथी चलता है, तो जैसे भाई का में दिया है 2, तो इन दोनों में कोई एक करना है। त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु लिख दीजिए, अथवा में त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण लिख दीजिए। जैसे भाई किसी के यहाँ मुक्ति यज्ञ चलता है, तो इसके नायक का चरित्र चित्रण लिख दीजिए, अथवा में भैया इस खंड काव्य की कथा वस्तु। किसी के यहाँ आलोक वृत्त जैसे चलता है, तो इस खंड काव्य के कह रहा छठे वर्ग, मतलब यहाँ पे छठे सर्ग जिसको नमक सत्याग्रह कहा जाता है, इसका पूरा लिख देना है। अथवा में भैया कह रहा है इसके भाई जो नायक हैं महात्मा गांधी जी का चरित्र चित्रण। तो इस तरीके से भाई हर जगह अलग अलग चलता है। 1 मिनट बच्चों, तो इस तरह से भैया जहां पर जो चलता है वो, कहीं पर जैसे ये देखिए, कहीं पर श्रवण कुमार चलेगा तो श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर, ठीक यहाँ पे जैसे चरित्र चित्रण लिख देना है इनके नायक का, या फिर भैया यहाँ पे इसके अयोध्या जैसे सर्ग दे दिया है। कहीं पर सत्य जीत चलता है, सत्य की जीत, तो भाई दुशानंद का चरित्र चित्रण अथवा इसका पूरा कथा कहानी। तो किसी एक प्रश्न का, ठीक जैसे 2-2 क्वेश्चन है तो 2 में किसी एक को करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे रश्मि रथी आप पढ़े हैं, आपके यहाँ यही चलता है, तो आप पहले चलो भाई इसकी कहानी का सारांश लिख दो, फिर उसके बाद कर्ण का चरित्र चित्रण भी। नहीं बच्चों, इन दोनों में किसी एक का, ऊपर पढ़े थे ना, ये चीज ध्यान देना। अब उसके बाद शुरू हो जाता है खंड खा। ठीक भाई, इस खंड का आपका समाप्त होता है, खंड खा की शुरुआत। खंड खा भी आपका टोटल पूरे के पूरे 50 नंबर में रहने वाला है। ठीक, अब जैसे खंड खा का पहला ही क्वेश्चन होगा 8 के का, कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। 7 नंबर का पूरा क्वेश्चन होगा, 2 नंबर संदर्भ का, 5 नंबर अनुवाद का। जैसे आपके सामने दिया गया है बच्चों, एक दिया है कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम। भाई कई बार बता चुके हैं इसको कि संस्कृत का साहित्य अत्यंत सरस और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य चा लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्यश्च वर्तते। इसके गद्य और पद्य में लालित्य, फिर उसके बाद भावबोध की सामर्थ्य या क्षमता, अद्वितीय यानी अद्भुत, श्रुति माधुर मतलब सुनने का जो मधुर गुण वर्तते विद्यमान है। ठीक, आगे कह रहा है किम बहुना अधिक, क्या कहें चरित्र निर्माणार्थ, चरित्र निर्माण की यादृशी सत्प्रेरणा, जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत वांग्मयम ददाति, संस्कृत का साहित्य देता है, ना तादृशम किंचित दन्यत, ऐसी और कोई नहीं देता। आगे कह रहा है मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम, कि मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी विवेचना, जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत क्या साहित्य देता है, नान्यत तादृशी, ऐसी अन्यत्र कहीं और नहीं। ठीक भाई, अथवा में जैसे मान लेते हैं ये नहीं करना, तो अथवा में एक दे दिया है कि महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारश्च आसीत, कि महामना मालवीय। भैया इसमें अब देखिए, हाँ ये नहीं बताए हैं कि संदर्भ कैसे लिखेंगे,
लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत, आप लिखेंगे गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जिस चैप्टर से, जैसे संस्कृत से साहित्य चैप्टर से है तो संस्कृत से, या सॉरी संस्कृत भाषाया महत्वम से है तो संस्कृत भाषाया महत्वम लिख देंगे। फिर उसके बाद अनुवाद हेडिंग डालेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। फिर जैसे ये आ गया है महामना मालवीय से, लिखेंगे महामना मालवीय तो लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है या उद्धृत है या लिया गया है। फिर आप लिखेंगे जैसे कह रहा है महामना मालवीय क्या एक विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और एक कुशल पत्रकार थे। कह रहा परमस्व सर्वोच्च गुणा जन सेवयो आसीत, लेकिन इनका सर्वोच्च गुण लोगों की सेवा करना था। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड़िमानांश पश्यत तत्रैव सा शीघ्रमेव उपस्थिता सर्वविधम सहायता अकरोत। कह रहा है कि ये जहां कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे वहां पर शीघ्र ही उपस्थित होकर हर तरह से लोगों की क्या है भैया सहायता करते थे। प्राणी सेवा, लोगों की सेवा करना, अस्य इनका स्वभाव एवाशीत, इनका स्वभाव था। तो भैया इन दोनों में से कोई एक मेरे प्यारे रसगुल्लों आपको करना होगा वहां पर, ठीक। तो भैया एक का कर देना है, ठीक है। अब चलिए उसके बाद खामे आ जाएंगे। ये भी आपका कितने नंबर का, 7 नंबर का, ठीक। पूरे बच्चों 7 नंबर का ये भी होगा। निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर देना है। 7 नंबर का टॉपिक ये भी रहने वाला है बच्चों। जैसे दिया गया है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। कह रहा है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, जिस तरह से जल की बूंद बूंद गिरने से क्रमशः पूर्यते घटा, क्रमशः घड़ा भर जाता है। जिस तरह से जल की बूंद गिरने से, मतलब जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा, मतलब जो घड़ा होता है भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्या नाम, यही कारण सभी विद्या, धर्म और धन का है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से जल, मतलब जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी तरह से कि मतलब कह रहा है उसी तरह से विद्या, धर्म और धन का संचय भी क्या है, धीरे धीरे होता है, ठीक है भाई। जल की बूंद बूंद गिरने से भर जाएगा, उसी तरह से इन सब का संचय भी धीरे धीरे ही होता है। जैसे अब लिखेंगे कि भाई प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक इससे भैया संस्कृत दिग्दर्शिका के, अब जिस चैप्टर जैसे सुभाषित रत्नानी से है तो लिखेंगे सुभाषित रत्नानी पाठ से अवतरित है या लिया गया है। फिर आप लिखेंगे भैया अनुवाद, अथवा में मान लेते हैं ये आपको नहीं आ रहा, इसको लिख देंगे कि निंदन्तु नीति निपुणा, कह रहा है यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यव वा मरणामस्तु युगांतरे वा न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम ना धीरा। कह रहा है कि निंदन्तु नीति निपुणा, कि नीति मतलब निंदन्तु नीति निपुणा, कि नीति में, नीति अर्थात जो नेकी का काम होता है, शासन, यूं कह लें कि भाई एक सही मार्ग पर काम चलना, कि कह रहा है कि नीति में निपुण व्यक्ति की चाहे तो निंदा की जाए, यदि वास्तुवंत चाहे उनकी स्तुति की जाए। यूं कह लें कि नीति में निपुण व्यक्तियों की चाहे आप बड़ाई करो चाहे बुराई करो। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी आए, गच्छतु वा यथेष्टम, या फिर अपनी इच्छा अनुसार चली जाए। अद्यव वा मरणामस्तु, चाहे उनकी मृत्यु आज ही हो जाए, युगांतरे वा चाहे तो भैया युगों के बाद हो। न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम ना धीरा, लेकिन न्याय के पथ पर चलने वाले व्यक्ति जरा सा भी विचलित नहीं होते, ठीक है। ये भी बड़ा ही प्यारा सा है, समझ में आ गया ना, कि नीति में निपुण लोगों की चाहे तो भैया कह रहा है कि उनकी चाहे आप बुराई करो चाहे बड़ाई करो, चाहे लक्ष्मी आए या अपनी इच्छानुसार चली जाएं, चाहे उनकी मृत्यु आज ही हो चाहे युगों के बाद हो, न्याय के पथ पर चलने वाले लोग
जरा भी या कदापि विचलित नहीं होते हैं। बस ये था इसमें, ठीक है। तो इस तरह से भैया आप लिख देंगे पूरा व्याख्या में। अब उसके बाद 9वें पे आ जाते हैं कि निम्नलिखित लोकोक्ति और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिख करके अपने शब्दों में प्रयोग करना है, 2 नंबर का। अब जितने भाई छोटे छोटे वाले क्वेश्चन होंगे ना, 2-2 नंबर वाले, ठीक। देखिए पहला क्या है, जैसे भाई एक के अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग कर देना है बस। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, इसका अर्थ क्या होगा, ठीक। इसका अर्थ होगा सबका अपने मन से काम करना, अपने मन से काम करना, ठीक है। सबका अपने मन से काम करना, भाई अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। जैसे भाई क्या, किसी के घर आग लग गई, लोग आग बुझाने के बजाय दुनिया भर का तरीका बता रहे हैं कि ऐसे बुझाओ वैसे बुझाओ, इस तरह से बुझेगी ऐसे बुझे, मतलब बुझा कोई नहीं रहा, बस सब अपनी अपनी डपली अपनी अपनी अपना अपना राग बजा रहे हैं बस, ठीक है, अपना अपना राग गा रहे हैं। समरथ को नहीं दोष गोसाई, इसका क्या होगा भैया, इसका अर्थ क्या होगा, कह रहा है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो समर्थ व्यक्ति होते हैं, सक्षम, जिसको समर्थ व्यक्ति में दोष नहीं होता, दोष नहीं होता, इसका अर्थ ये, ठीक है। अब इसके बाद कोई भी वाक्य प्रयोग बना लेंगे। अगला है जैसे लकीर का फकीर होना, तो इसका अर्थ क्या होगा, तो भैया जैसे पुरानी बातों पर चलना, पुरानी बातों पर चलना, ठीक है। मतलब लकीर का फकीर होना, मतलब जैसे आज के लोग, जैसे पुराने लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको कितना भी समझा दो, कितना कुछ भी बोल दो, लेकिन वो लकीर के फकीर ही रहेंगे, यानी उनके समझ में नहीं आता आज का ये कॉन्सेप्ट, वही होते हैं लकीर का फकीर, ठीक है। चलिए भैया, अब उसके बाद लोहे के चने चबाना, इसका अर्थ क्या होगा, लोहे के चने चबाने का मतलब होता है भैया कठिन परिश्रम के साथ मेहनत करना, कठिन परिश्रम के साथ मेहनत करना, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो सबका सब लिख सकते। जैसे आज के टाइम पे भाई क्लास में पहला स्थान प्राप्त करना लोहे के चने चबाने जितना है, ठीक है। भाई ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, होगा, लेकिन अगर भाई आपके क्लास में 400-500 बच्चे हैं तो उनमें पहला स्थान लाना तो लोहे के चने चबाने जितना ही मतलब मुश्किल हो जाता है, ठीक। दिन रात मेहनत करोगे तभी वो काम होगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिए भैया, लगातार बोलने से बच्चों थोड़ा खांसी बहुत तेजी हो जाती है, इसलिए थोड़ा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आराम ले रहे हैं, ठीक। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर जो 10 होगा ना, वो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन होगा रसगुल्लों। ये क्वेश्चन नंबर 10 कहेगा अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे ये अपठित कोई गद्यांश है या पद्यांश भी दे सकता है, कविता के तौर पर आपको ढंग से पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे देना है। कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, पूरे 5 नंबर, याद रखना, ठीक है। 3 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर का, ठीक। और इस क्वेश्चन को याद करो, हमने करवाया भी है, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि आजाद भारत में दुर्गा भाभी से याद आया कि करवा चुके हैं। दुर्गा भाभी को उपेक्षा और कह रहा सम्मान, यहां सम्मान लिखा, सम्मान दोनों प्राप्त हुए। सरकार ने उन्हें पैसों से तोलना चाहा कतिपय, लेकिन मतलब कह रहा है कि वर्ष पूर्व उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें 51,000 रुपए भेंट किए। भाभी ने वे रुपए वहीं वापस कर दिए। उन्होंने कहा, जब तक स्वाधीनता के लिए संग्राम कर रहे थे उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं थी,
केवल स्वाधीनता प्राप्ति ही लक्ष्य था। इस धन से यहां शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनाया जाए। ठीक है, तो ये दिया गया है। अब बच्चों इस पर आधारित प्रश्नों पर चलिए इसका सारे प्रश्नों का निपटारा करते हैं। कह रहा है स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया गया। तो कैसे किया गया भैया, सम्मान कैसे किया गया, 51,000 रुपया देकर। ठीक है, तो यहां पर ये समझ में आ गया तो लिखेंगे ना बच्चों, तो हम लिखेंगे भैया, आप पूरा डिटेल्स में लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन हम इसे लिख दे रहे हैं 51,000 रुपए देकर। जब वहां पर आप लिखेंगे पेपर में तो पूरा लिखेंगे कि स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान 51,000 रुपए देकर के किया गया। अगला क्वेश्चन, स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य क्या था। तो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें भाग लेने का लक्ष्य क्या था भैया, स्वाधीनता प्राप्ति ही लक्ष्य था, है ना। तो यहां पर क्या था, स्वाधीनता प्राप्ति। ठीक, तो पूरा लिखेंगे कि स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य स्वाधीनता प्राप्ति था। अगला क्वेश्चन कि दुर्गा को सम्मान में जो धन भेंट किया गया उसे किस हेतु यानी किस काम हेतु प्रयोग लाने के लिए लौटा दिया गया। तो भैया देखिए साफ लास्ट वाले लाइन में कहा गया है इस धन से यहां शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनाया जाए। तो शहीदों के लिए स्मारक बनाने हेतु, ठीक है, किसके लिए भैया, उन्होंने कहा कि शहीदों के लिए एक बड़ा स्मारक बनाया जाए। शहीदों के लिए स्मारक बनाने हेतु इसीलिए भैया धन वापस कर दिया। ठीक है, तो ये आपका भाई इस तरह से, तो ये आसान होता है बच्चों, इसमें कुछ विशेष करना नहीं भैया, ये इतना आसान होता है कि हर एक स्टूडेंट इसको आसानी से कर लेगा। रसगुल्लों याद रखना, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है निम्नलिखित कह रहा है 11 के काम में निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। तो भैया सही अर्थ चयन करके लिख देना है। जैसे पहला है सूर सुर। अब यहां पे भैया आपको इसका सही विकल्प चयन करना है। कायर और योद्धा, वीर और देवता, बहादुर और निशिचर, या फिर योद्धा और दुर्बल। तो भैया सूर का मतलब होता है, ये जो सूर है होते ना सूरवीर, सूर का मतलब होता है जो वीर होते हैं बहादुर लोग, वीर। और इस वाला सुर का मतलब होता है, सुर का मतलब देवता, असुर का मतलब राक्षस होता है, तो देवता होता है। तो ऐसा किसमें दिख रहा है भैया, कायर और योद्धा पहला है, वीर और देवता, ये वीर और देवता, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है ना, आई बात समझ में। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहां पर क्वेश्चन है, विकल्प इसके नीचे हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भवन और भुवन। तो इसको भी कल ही करवाए हैं, भवन और भुवन। भवन का मतलब होता है भैया मकान, कमरा, भुवन का मतलब संसार। विकल्प है संसार और घर, घर और नगर, घर और संसार, ग्राम और जगत। तो भवन का मतलब घर, भुवन का मतलब संसार। तो भवन भाई घर और नगर नहीं, घर और संसार, सा वाला सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से भैया ये विकल्प सही होगा। तो ये आपका हो गया भैया आपका शब्द युग्म वाला। अब बच्चों सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है ना, थोड़ा परेशान करने वाला क्वेश्चन, ये अनेकार्थी वाला होता है। इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना, किसी एक के दो अर्थ। ठीक, 2 नंबर का क्वेश्चन। तो आपके सामने यहां पर भैया 1 2 3 4 दिया है। तो भैया जैसे विधि, विधि का मतलब क्या है, तो कानून होता है। विधि का मतलब ढंग होता है, तरीका जिसको बोलते हैं, बोलते ना किस विधि से इसको सॉल्व किया जाए, तो किस तरीके से। और विधि का मतलब ईश्वर भी होता है। तो जैसे आपको 2 लिखने हैं, तो भैया हम यहाँ पे 3 हमको याद है तो हम लिख दे रहे हैं। आपको चाहे 4 याद हो 5 तब भी 2 ही लिखना है। जितना कहा जाए केवल उतना काम करना, अपने मन से एक्स्ट्रा काम करोगे तो दिक्कत है, याद रखना, नहीं जो नंबर मिलने हैं वो भी कट जाएगा
ये चीजें हुई हैं कई बार, बहुत सारे बच्चों ने शिकायत किया है, क्योंकि पिछले भाई 8 से लगभग 7 से 8 साल से पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने शिकायत किया, सर जी हमने गलती से ये क्वेश्चन किया था, उसका नंबर ही नहीं मिला, हमने सब कर दिया था। तो काहे मिलेगा, जितना आयोग बोले उतना करो ना। ठीक देखिए अगला है वारिद। वारिद का मतलब देखिए, वारिद होता है भैया बादल भी होता है, पर्वत भी होता है, पर्वत या पहाड़ तो 2 है, लिख दीजिए। द्विज, द्विज का मतलब दांत होता है, कमल भी होता है, ठीक है, 2 ही याद है, और भी याद है बस दिमाग में चीजें तुरंत कभी कभार नहीं आती हैं। उसके बाद भैया ये सुरभि है। सुरभि का मतलब देखिए, एक तो होता है मतलब पुष्प, और पुष्प, फिर उसके बाद सुरभि गाय भी होता है, और सुरभि का मतलब होता है सुगंध भी। ठीक, तो इस तरीके से तो भैया ये काम की चीज है रसगुल्लो, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि भैया निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखना है। जैसे जिसके समान कोई दूसरा ना हो, भाई कल ही बताए हैं ना, अद्वितीय होता है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। अनुकरणीय है, किंचन है, अगण्य है, ठीक है, तो यही वाला होगा। ठीक, चलिए उसके बाद बच्चों आते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं। विकल्प है विज्ञ, अज्ञ, साक्षर, सर्वज्ञ। अभी कल ही इसको भी बतवाए हैं, तो भैया सर्वज्ञ हो गया। ठीक है, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ होता है। ठीक है, तो बहुत कुछ जानने वाला बहुज्ञ होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। ठीक, तो भैया किन्हीं 2 को शुद्ध करके लिखना है रसगुल्लों। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, देखिए तो क्या होगा, आज मेरे बड़े भाई आ गए, इस तरह से शुद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन, राधा ने पत्र पढ़ी, तो राधा ने पत्र पढ़ा, क्या होगा, राधा ने पत्र पढ़ा। अगला क्वेश्चन, मेरे को फल ले आओ, मेरे को नहीं मुझको फल ले आओ, इस तरह से ये शुद्ध होगा। उपरोक्त कथन सही है तो उपरयुक्त कथन सही है, ऊपर, ठीक है, ये होगा, तो इस तरह से कर देना है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 12 होगा बबुआ, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि श्रृंगार अथवा शांत रस का भाई लक्षण। अब श्रृंगार है तो लिखेंगे कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, जैसे कि है ना गाना कि घूंघट की आड़ से दिलबर का दिलदार अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े नजरों से नजर, श्रृंगार अंधूरा रहता है। सही से गाना भी नहीं याद है, भी गा रहे, तो लिख देंगे फिल्मी गाना ही हो गया। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों से मुस्कान। भले वो अलंकार में आता है लेकिन देख नहीं, तो आप भाई हमने बताया ना कि जैसे हे खगमृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, ठीक इस तरह से भी। या फिर भाई कहत नटत रिझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। ठीक, तो भैया ये भी श्रृंगार रस का बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों। अब उसके बाद भी शांत रस का, जिसमें कोई पढ़ने पे कोई मतलब ना है, एकदम शांत भाव, ना हंसी है ना कुछ भी ना। ठीक, अब अगला जैसे अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक, तो भैया अनुप्रास अलंकार, और उसके बाद देखिए अनुप्रास अलंकार कहाँ कहाँ होता है, तो जहां पर किसी व्यंजन मतलब किसी भी आवृत्ति की मतलब क्या है बार बार हो, किसी व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो। तरन तनुजा तट तमाल,
तरुअर बहुछाय, ताकि है अनुप्रासलन। ठीक है, तो यहां पर भाई इस तरह से जहां पर हो बार बार आवृत्ति है। ठीक है, जैसे और उसके बाद रूपक अलंकार, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप दे दिया सा है, मतलब एक दूसरे का रूप दे दिया सा है, वो रूपक अलंकार हो जाएगा। फिर उसके बाद दोहा अथवा मतलब चौपाई, तो इसको भी अभी हमने भाई ये सारी चीजें अभी कल व्याकरण वाले क्वेश्चन में ही, मतलब व्याकरण वाले में ही करवाया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 13 है बबुआ, कह रहा अपनी गली या मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिख दीजिए। या फिर बच्चों अथवा में दिया है अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिख देना है। ठीक, दोनों में कोई एक, तो भैया दोनों हमने करवा दिया है। अब 14 क्वेश्चन हो, जो क्वेश्चन नंबर 14 होगा, ये क्वेश्चन बच्चों देखिए ऊपर के तो 2-2 नंबर वाले, बट आपका पत्र लेखन पूरे 6 नंबर का, और लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा 14 नंबर का क्वेश्चन जो होगा निबंध वाला, ये पूरे के पूरे 9 नंबर का। और 9 नंबर कैसे आपको लेना है, किस तरह से निबंध लिखे, अभी हमने लेटेस्ट एक दिन पहले की वीडियो अपलोड किया है। तो 9 नंबर का, जैसे आपके सामने कई टॉपिक हैं, राष्ट्रीय एकता, वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता, बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या, मेरा प्रिय साहित्यकार, या कृषक जीवन की त्रासदी। ठीक, यानी किसान जीवन की क्या है स्थिति। अगला पर्यावरण संरक्षण की अवस्था। तो भैया आपके पास 4 से 5 टॉपिक दिए रहेंगे, किसी एक को तो आप डेफिनेटली आराम से कर लोगे। किस तरीके से लिखना है निबंध वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर टोटली फिनिश होता है। अब आपको कमेंट करना है कि हमारे प्यारे रसगुल्लों के कितने नंबर तक के क्वेश्चन बन रहे हैं और हिंदी में आपका स्कोर क्या हो रहा है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।